गाइज मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूं बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन में गाइज आपको 10 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। अर्थात गाइज आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। गाइज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और गाइज बहुत सारे नए क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं जो आपसे आगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कि 2023 में पूछे जाने की संभावना है। गाइज आज की वीडियो रेलवे के लिए रामबाण साबित होने वाली है, वैसे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए फिर साथियों देरी किस बात की, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाइज ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। इस क्वेश्चन में गाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चनों की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लगभग एक क्वेश्चन में मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाइज अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है पेंक्रियाज। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड। गाइज थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाइज इस थायराइड ग्लैंड से जब क्वेश्चन आता है तो भैया एक बार रेलवे में आउटो ग्रंथि से आया था। गाइज जो थायराइड ग्लैंड है इसे आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पूछ लिया कि भी आउटो ग्रंथि से निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है बेटा इसी का ही दूसरा नाम होता है आउटो ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है। अब गाइज अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड हो गई, तो भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पा सकते हो। कैसे ये बताओ। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है गाइज ये भैया सबसे छोटी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आप में से बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर जब क्वेश्चन आता है कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, उसके 2 रीजन है। देखिए पहला तो क्या होता है, जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ना तो उसमें भैया ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में होती है, लेकिन भैया पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं होती। पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं होती। जब बेटा पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तब आप कह सकते हो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे छोटी ग्रंथि होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली बात क्लियर, ओके। दूसरी बात याद रखना बेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया ये जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। कारण एक ही है दोनों का, सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीका बताया है। जब ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड ना हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा आप क्या आंसर दोगे, तो बेटा आपको आंसर देना है भैया जब पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तब भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन जब पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में हो तो बेटा आपको पीनियल ग्लैंड ही राइट आंसर करके आना है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए भैया इसे जब पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं होता है तो भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम सबसे छोटी ग्रंथि मानते हैं। बहुत सारे टीचर आपको यही पढ़ाते हैं, जो ऊपर से पढ़ाते हैं वो आपको यही बताते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड, से आप हिंदी में पीनियल काय ग्रंथि भी कहते हो। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा थायराइड ग्लैंड। इतनी बात क्लियर, ओके। अब बात करते हैं गाइज कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की, यहां से भी क्वेश्चन आता है, शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा वो होती है भैया लीवर। लेकिन याद रखना बेटा, जो लीवर है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये होती है बेटा बहिःस्रावी ग्रंथि। ये भैया बहिःस्रावी ग्रंथि है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। ये भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा कौन, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज भैया एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इससे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है, क्योंकि भैया ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपकी ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। तो बेटा जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है, वो हार्मोन बनाती है। जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो बेटा जूस और एंजाइम बनाती है, बहिःस्रावी ग्रंथि। हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बेटा हम किस में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए, वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है बेटा पैंक्रियाज, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया लीवर है। और बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारी आंख की है लेक्राइमल ग्लैंड। बोलो क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, बोलो एक बार और रिवीजन करवाया जाए। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, जिसे आप ऑटो ग्रंथि भी कहते हो। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ऑप्शन में बेटा पीनियल ग्लैंड ना हो तब आप इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कह सकते हो, ठीक है। जो पैंक्रियाज होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। और बेटा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भैया लीवर, जो एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। और बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है भैया लीवर। और बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है लेक्राइमल ग्लैंड। बोलो क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया, कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए गाइज मैंने आपको, बोलो। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि, तो भैया ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मैं यहां लिख देता हूं सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि, सर्वाधिक हार्मोन दिख तो रहा है ना, बनाने वाली ग्रंथि, सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड। लगभग ये गाइज 11 हार्मोन बनाती है। और मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा मास्टर ग्रंथि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है बेटा, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। जिनमें से बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, इसको छोड़ करके जो अन्य 7 ग्रंथि होती है उन 7 ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और भैया हाइपोथैलेमस जो होता है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई, बोलो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि वास्तविकता में ऐसे क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले उन सभी के पास आप शेयर कर दीजिए, उन सभी के पास आप शेयर कर दीजिए।
उन सभी के पास आप शेयर कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूं थोड़ी बहुत जानकारी। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू करवा रखी है। मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चैप्टर पढ़ सकते हो और वहाँ से भैया देख लेना कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, कितना बुरा है। उसके बाद में सब्सक्राइब करना पहले देख लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लगभग एक क्वेश्चन मैंने 8 से 10 क्वेश्चन की जानकारी दी है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा कि पितरस, जिसे आप बाइल जूस कहते हो, का निर्माण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है बेटा पित्ताशय गोल ब्लेडर, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत, जिसे आप लीवर कहते हो, जिगर कहते हो। बेटा इस यकृत में इस बाइल जूस का निर्माण होता है। गाइज एक दिन में लगभग 700 से 800 ml प्रतिदिन इसका निर्माण होता है। 24 घंटे बनता रहता है बेटा इस लीवर में, इस यकृत में, इस जिगर में। कौन? ये बाइल जूस। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, ये स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ जाकर होता है? तो याद रखना बेटा ये जमा होता है पित्ताशय में। गाइज पितरस थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है पित्ताशय से, इसलिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई पितरस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। निर्माण लीवर में होता है इसका, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। इतनी बात क्लियर? बेटा ये कार्य करता है छोटी आंत में जाकर के। कार्य क्या करता है? ये भैया वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। किस तरीके से वसा का पाचन करता है अभी हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो पितरस होता है बेटा, इस पितरस का जो पीएच मान होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पितरस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। अब ये तो आपको पता है कि 7 को उदासीन माना जाता है। 7 से जो पहले वाले मान है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 वो अम्लीय होते हैं। 7 से 1 की तरफ जाने पर बेटा अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। और जो 7 के आसपास के मान है 14 की ओर, जैसे कि 8, 9, 9.5, 10, ये बेटा दुर्बल क्षारीय होते हैं। और जैसे कि 12, 13, 14 ये बेटा प्रबल क्षारीय होते हैं। वैसे ही अगर हम 7 से 1 की तरफ जाए तो 1, 2, 3 ये प्रबल अम्लीय होते हैं, और भैया देखा जाए तो 4, 5, 6 ये भैया दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी बेटा दुर्बल क्षारीय। कैसी होगी बेटा? दुर्बल क्षारीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पितरस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है बेटा। और बात करते हैं, देखिए इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग होता है बेटा हरा। और आपको पता है किसी भी चीज का कैसा भी रंग है वो किसके कारण होता है? पिगमेंट के कारण होता है। उसका रंग किसके कारण होता है? पिगमेंट के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक होता है बेटा विलिवर्डिन। इस विलिवर्डिन वर्णक के कारण बेटा इसका हरा रंग होता है। इस विलिवर्डिन वर्णक के कारण इसका हरा रंग होता है। बोलो। अब बात आती है बेटा कि ये कार्य क्या करता है। तो मैंने कहा कि वसा के पाचन में सहायक होता है। ये क्या करता है? जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है,
जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, ये जो क्या करता है बेटा, बाइल ज्यूस पित्रस इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। ये क्या है बेटा, ये वह वसा की छोटी छोटी गोलियां, ये क्या है, वसा की छोटी छोटी गोलियां। और ये क्या है बेटा, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां। कौन तोड़ रहा है, बाइल जूस तोड़ रहा है भैया। एकमात्र ये सा जूस है बेटा जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, इस बाइल जूस में। और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है। वसा का पायसीकरण क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है भैया। बोलो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? बोलो भैया। गाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, भाई यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। संभावना नहीं, पूछे जाएंगे बेटा, एग्जाम से पहले पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो बाइल जूस होता है बेटा, जो पित्रस होता है, इसका निर्माण होता है लीवर में, स्टोर होता है गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, कार्य करता है छोटी आंत में आकर वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ता है, यही वसा का पायसीकरण कहलाता है, या वसा का इमल्सीकरण कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। गाइज, इसका निर्माण 24 घंटे में यानी कि एक दिन में 700 से 800 ml होता है। इसका pH मान 7.5 लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, रंग हरा होता है, पिगमेंट बिलिवर्डिन वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है। बोलो, क्या एक कहानी समझ में आई आपको? ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भाई, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गाइज, इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाओं से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा ले लीजिए गाइज आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ब्लड, रक्त, खून, रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी शाखाओं के नाम बताने वाला हूं, और भैया उन शाखाओं में किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, किसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं, आप ये कह सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए हिमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है भैया कार्डियोलॉजी। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। गाइज, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। ये रहा भैया आपका ब्लड। तो ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिमेटोलॉजी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, हिपेटोलॉजी कहा जाता है। गाइस, न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क, या आप कह सकते हो भैया कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी बेटा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। आप कह सकते हो कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, और बात करते हैं गाइज ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भैया हम कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि कंकाल तंत्र का अध्ययन, हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। कंकाल तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है बेटा ओस्टियोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? ओके, और बात करते हैं पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी गाइज, पल्मोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में अध्ययन करते हो। आप कह सकते हो भैया
कि श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो। श्वसन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। और देखिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है बेटा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जिसमें हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है बेटा एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हो। ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हो तक लिख देता हूं केवल। और बात करें बेटा एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें आप भ्रूण के बारे में अध्ययन करते हो। डेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप दांतों के बारे में अध्ययन करते हो। ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप आंख के बारे में अध्ययन करते हो। बोलो भैया, क्या ये सभी शाखाएं आपको क्लियर हुई? एक और होती है बेटा नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं भैया, किडनी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। और गाइज इन शाखाओं से यकीन मानिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इन शाखाओं से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो भैया, क्या ये सभी शाखाएं आपको याद हुई? बेटा याद नहीं है तो याद करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो बेटा ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, पुलिस की, ग्राम सेवक की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी की, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भैया, नीट, एनडीए, पीसीएस, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, आपको ये शाखाएं याद करनी पड़ेगी। और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। मैं एक बार और बताता हूँ आपको कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है हीमेटोलॉजी। गाइज लोग जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो हीमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम में और पे इतना ही फर्क है। हीमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। ये बात आपको ध्यान रखनी कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है हीमेटोलॉजी है, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है हिपेटोलॉजी, ब्रेन कह सकते हो आप या तंत्रिका तंत्र कह सकते हो, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है न्यूरोलॉजी, हृदय कह सकते हो, हार्ट या हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र कह सकते हो, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है कार्डियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है ऑस्टियोलॉजी, लंग्स फेफड़े श्वसन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है पल्मोनोलॉजी। और ये बहुत सारी शाखाएं हैं, पाचन तंत्र, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइनोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी, दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी और भी ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन। ये विज्ञान की वह तमाम शाखाएं हैं बेटा जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? बोलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बेटा वो मिस मत करना क्योंकि उन क्वेश्चनों में मैंने पूरी जान डाल दी है इस क्वेश्चन की, इस वीडियो की, सॉरी। चले भैया आगे। ओके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। चले भैया आगे। ओके गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों यहाँ से। और आपकी प्रतियोगी परीक्षा कोई सी भी परीक्षा हो बेटा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं यकीन मानिए गाइज प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा कि भैया इस वीडियो की जान है ये क्वेश्चन, अंतिम 2 क्वेश्चन, तो लास्ट का क्वेश्चन तो मिस ही मत करना।
कि वहां से तो आते ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी oogenesis, ऑप्शन नंबर सी वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबेक्टोमी। गाइज मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं ना वो इस तरीके से दिए हैं कि मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर करवा सकूं इन ऑप्शन में से ही। और बेटा अगर आपको क्वेश्चन करना आता है ना तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ ही नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करता हूँ। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। गाइज ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? तो आप सभी को पता है गाइज, मादा की नसबंदी होती है। जो मादा की जो नसबंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और बेटा ये जो मादा की नसबंदी होती है इसमें क्या होता है? जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है जिसे आप अंडवाहिनी नलिका या फिर डिम्बवाहिनी नलिका कहते हो, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसी में ही बेटा निषेचन की क्रिया होती है। अब बात आती है कि निषेचन की क्रिया क्या है, तो वो सुन लीजिए। नर युग्मक, नर युग्मक होता है बेटा शुक्राणु, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक से कहते हैं हम तो भैया शुक्राणु को कहते हैं, मादा युग्मक हम अंडाणु को कहते हैं। तो याद रखना नर युग्मक में वह मादा युग्मक का आपस में संलयन होना, आपस में चिपकना, आपस में जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक में मादा युग्मक का आपस में जुड़ना निषेचन कहलाता है। और इसके तहत बेटा एक संरचना का निर्माण होता है जिसे आप युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हो। ये मानव जीवन की पहली कोशिका होती है बेटा। इसी से ही भ्रूण बनता है और भ्रूण से ही शिशु बनता है और शिशु से ही बेटा इंसान बनता है। या आप कह सकते हो नवजात शिशु, फिर बच्चा, फिर इंसान, वयस्क हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये मानव जीवन की पहली कोशिका है। मानव जीवन की पहली कोशिका है, मानव जीवन की बेटा ये पहली कोशिका है। तो अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में जुड़ते हैं, वो जुड़ते कहाँ हैं? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये होती है बेटा मादा की जो फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, डिम्बवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी नलिका, यहाँ होती है। तो बेटा जब मादा की नसबंदी की जाती है तो होता क्या है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब होती है इसे भैया धागे से बांध दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है बेटा? धागे से गांठ दे दी जाती है इस फ्लोपियन ट्यूब पर, ताकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिले। तो मादा की नसबंदी को कहते हैं भैया ट्यूबेक्टोमी। या आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक ऑप्शन तो भैया इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं वेसेक्टोमी की। तो बेटा ये होती है नर की नसबंदी, ये होती है नर की नसबंदी। और नर की नसबंदी में क्या होता है बेटा? जो शुक्रवाहक होती है, शुक्रवाहक जो नली होती है, ये शुक्रवाहक नली क्या करती है बेटा? अधिवर्षण से, वर्षण के जस्ट ऊपर एक संरचना होती है अधिवर्षण, जहां पर शुक्राणु कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और भैया मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। इसी अधिवर्षण से बेटा ये शुक्रवाहक जो नली होती है वो भैया शुक्राशय ग्रंथि तक, शुक्राशय ग्रंथि तक किसे लेकर के जाती है? शुक्राणुओं को लेकर के जाती है। कौन? ये शुक्रवाहक नली। तो बेटा इस नर की नसबंदी में ये जो शुक्रवाहक नली होती है इसके चारों ओर बेटा गांठ दे दी जाती है धागे से, ताकि शुक्राणु आगे नहीं पहुंच सके। और जब शुक्राणु बेटा अंडाणु से नहीं मिलेगा तो निषेचन की क्रिया कैसे होगी? और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो भैया कैसे युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा, कैसे भ्रूण का निर्माण होगा, कैसे शिशु का निर्माण होगा, कैसे बच्चा होगा? तो मादा की नसबंदी और नर की नसबंदी इसलिए की जाती है ताकि भैया बच्चे पैदा ना हो। तो नर की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, मादा की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए। मैंने कहा ना कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, आप वैसे ही ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की oogenesis। ये oogenesis होता क्या है बेटा? इसका मतलब होता है अंडजनन, अंडाणु के निर्माण की क्रिया, अंडाणु के निर्माण की क्रिया। मैंने अंडजनन के ऊपर 1 घंटा क्लास ली है। अगर आपने oogenesis
अंड जनन, शुक्र जनन, अगर ये क्लासें नहीं देखी है तो बेटा जाओ, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पिछले शायद कल ही खत्म किया है। लगभग इसमें 13 या 14 क्लास हुई है बेटा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाने में। पूरी एनसीईआरटी की क्लास 12th की मैंने जानकारी दी है आपको, तो जाके पढ़ सकते हो। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर क्वेश्चन आएगा तो फिक्स है बेटा, जो हमने पढ़ा है उसी में से आएगा, बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्लास लेके देख लो, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी छपाई है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी के तरीके से नहीं। आपको एनसीईआरटी की रिट्टो एक लाइन भी नहीं मिलेगी कि भैया ये लाइन तो आपने एनसीईआरटी से उठा कैसे कैसे ही डाल दी, पूरा समझाया है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो तो। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। तो बेटा ये क्वेश्चन में गलत हो गया, बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर ए यही सही है, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है बेटा। भाई जैसे कि चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र है, आप जनन तंत्र भी कह सकते हो। अगर इस चैप्टर की आपको समझ ही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे बेटा ये? इसलिए हर चीज की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको जानकारी है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को नॉर्मल, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने जो 4 ऑप्शन थे इन सभी के बारे में आपको बताया। गाइज अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो ये 2 चीजें और हैं। एक होता है वीवीपोरस और एक होता है ओविपोरस। इनके बारे में भी जान लो, क्योंकि यहां से बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीवीपोरस क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे जीव होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ओविपोरस ऐसे जीव होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया निम्न में से कौन ओविपोरस है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मानव, बकरी, और बात करें तो छिपकली और गाय, तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो अंडे को जन्म देते हैं जैसे कि पक्षी, छिपकली, सांप वगैरह, और वीवीपोरस में कौन आते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, मनुष्य, वो सभी वीवीपोरस में आते हैं। बोलो भैया क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो वीडियो को लाइक करो और अपने साथी जो है बेटा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें बता दे कि भैया मैं आपको बता दूं, रेलवे में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे वो ALP टेक्नीशियन वाले एग्जाम ले लीजिए, NTPC वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा बायोलॉजी से। लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं ना साइंस के, तो उसमें से एवरेजन रहता है। अब तो खैर कम कर दिए पहले से, लेकिन पहले 15-15 तक के क्वेश्चन आए थे भैया बायोलॉजी से। हाँ अब भी आपको 10 के आसपास देखने को मिलते हैं। और बेटा आपको पता है एक क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी जीत के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बेटा जो पॉइंटों से रह जाते हैं, इसलिए कम मत समझना किसी चीज को। चले ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चले भैया ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। गाइज ऐसी कोई परीक्षा है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रेलवे, SSC, NDA, PCS, ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन, राजस्थान पुलिस, कोई सी भी परीक्षा है जिसमें विटामिन से क्वेश्चन आए हो, प्रत्येक एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन है आपके साइनोकोबाल्मिन, पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है टोकोफेरोल, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा नेप्टोक्यूनन। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और पेंटोथेनिक एसिड ये है भैया विटामिन B5 का रासायनिक नाम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आप रेलवे में पूछे गए हैं। टोकोफेरोल गाइस ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। नेप्टोक्यूनोन ये है बेटा विटामिन K का रासायनिक नाम। याद होना जरूरी है बेटा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन E का टोकोफेरोल और विटामिन K का नेप्टोक्यूनिन। और देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो है भैया रेटिनोल।
अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कोर्बिक एसिड है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है भैया, बोलो। और विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन। गाइज जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भैया रासायनिक नामों से, वो मैंने आपको करवा दिए। विटामिन बी12 का करवा दिया, बी5 का करवा दिया, बी1 का करवा दिया, आप बी कह सकते हो, कुछ भी कह दीजिए, बी1 कह दीजिए, बी कह दीजिए या बी1 कह दीजिए, एक ही बात है। विटामिन ए का करवा दिया, बी का करवा दिया, सी का करवा दिया, डी का करवा दिया, ई का करवा दिया, के का करवा दिया। अब बेटा यहाँ से दो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं कि भैया जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो भैया विटामिन बी, जिनमें बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 और भैया विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और बेटा ये यूरिन में उपस्थित होते हैं, मूत्र में उपस्थित होते हैं, क्योंकि यूरिन में लगभग जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो 95% होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिन में कौन से विटामिन उपस्थित होते हैं, तो विटामिन बी और बी के प्रकार और विटामिन सी। इतनी बात क्लियर है, ओके। और बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो बेटा वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ए। ऐसे याद कर सकते हो कीड़ा, जैसे मैंने याद कर रखा है विटामिन के ई डी ए, कीड़ा। गाइज ये जो विटामिन है ये आपके लीवर में जो आपका यकृत होता है, जो आपका यकृत होता है बेटा, उस यकृत में होते हैं। यकृत में क्यों होते हैं, क्योंकि भैया लीवर में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, वसीय उत्तक पाए जाते हैं, और वसीय उत्तक यानी कि वसा स्टोर रहती है एडिपोज टिश्यू में, वसीय उत्तकों में। और बेटा वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन के ई डी ए। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से लीवर में कौन से विटामिन होते हैं, तो के ई डी ए ये विटामिन होते हैं। बोलो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए गाइस आज की इस वीडियो में, बोलो मजा आया नहीं आया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलो भैया वीडियो में मजा आया नहीं आया। तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम किसी से 1 रुपये भी नहीं लेते, सिर्फ आपको हमारा इतना काम करना है कि भैया जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट कर सकते हो आपके छोटे भाई के लिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं हम बायोलॉजी का, चाहे अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, 10th में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, 12th में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो और अच्छी बात है। सभी परीक्षाओं के लिए है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।